अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं अ टीनेजर्स प्रेयर का वार्मिंग अप चिट चैट। लेट अस गेट स्टार्टेड। चिट चैट का पहला सवाल, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 एंड डिस्कस। गिव अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 to each of the following. When you have to take important decisions, what do you generally do? इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जब आपको अहम फैसले लेने होते हैं तब आप जनरली क्या करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को हमें रेट करना है। बच्चों ध्यान में रखिए कि रैंकिंग और रेटिंग ये दो अलग चीज़ें होती हैं। रैंकिंग का मतलब होता है नंबर देना ऑर्डर में। जैसे अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और एग्जाम्स के बाद मार्क्स मिलते हैं तो उन्हें जो है रैंक मिलता है मार्क्स के हिसाब से। लेकिन रेटिंग क्या होती है? रेटिंग जो होती है अक्सर 1 से 5 के बीच में होती है। जैसे किसी किताब की रेटिंग होती है, फिल्मों की रेटिंग होती है, तो इन्हें कभी सितारों की शक्ल में भी दिया जाता है। जैसे अगर 1 स्टार है मतलब कि जो किताब है वो उसका वो अच्छी नहीं है। जो 5 अगर स्टार कोई देता है यानी कि बहुत अच्छी किताब है, या फिर समझिए 3 या 2 देते हैं यानी एवरेज किताब है। इसी तरह आप अपने कस्टमर सर्विस वालों को सुना होगा कि कॉल ख़त्म होने के बाद वो कहते हैं कि हमें रेट करिए। अगर आपको जवाब अच्छा लगा तो 5 दीजिए, अगर आप खुश नहीं हैं तो 1 दीजिए। इस चीज़ को हम रेटिंग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए 1 to 5 कहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 6। तो ये है कि हमें रेट करना है, रैंक नहीं करना है। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि जो रेटिंग होती है वो एक से ज़्यादा चीज़ के लिए सेम हो सकती है। जैसे अगर 5 किताबें हैं तो 5 में से 2 किताबें हो सकती है जिसकी रेटिंग 3 है, यानी 2 किताबें एवरेज है। हम यहाँ पर दोनों करेंगे, रैंकिंग और रेटिंग। रैंकिंग इस हिसाब से कि इन ऑप्शंस में से मुझे अगर पहला ऑप्शन कौन सा चूज करना होगा मैं उसे पहला रैंक दूंगी। और रेटिंग इस हिसाब से कि जो ऑप्शन हमने चूज किया है आप उसे कितना बेहतर समझते हैं, कितना कमतर समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चूज करूंगी थिंक डीपली इन साइलेंस। इसे मैं रैंक 1 देती हूँ और रेटिंग 5, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और सबसे ये बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो परेशानी होती है, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें डिसीजन लेना है, ये हमारा खुद का प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले तो हमें खुद एक अकेले में बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए। सेकंड, प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। जो हमारी परेशानी है, जो भी हमारी तकलीफें हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो है खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत है। इसे भी मैं 5 की रेटिंग दे रही हूँ। थर्ड, कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स। इसकी रैंकिंग है 3 और इससे रेटिंग दे रही हूँ 4। पेरेंट्स से जो है मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें हमारी कमज़ोरियों के बारे में, हमारी ताकत के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। और जो एल्डर्स हैं, जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें जो है ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस होता है, उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। अब कौन सा ऑप्शन है? नंबर 4 ऑप्शन है आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। टीचर जो होते हैं इनके पास बहुत नॉलेज होता है, जो हमारी परेशानी है इसे समझ सकते हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। नंबर 5 मैं चूज कर रही हूँ कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस और इसकी रेटिंग दे रही हूँ नंबर 3, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसी दौर से वो भी गुजर रहे हैं। तो हमारे फ्रेंड्स हमें एडवाइस दे सकते हैं, अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो सकता है जो शायद हमें गलत एडवाइस भी दे। इसलिए मैं इसकी रेटिंग नंबर 3 दे रही हूँ। टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। इसकी मैं सबसे लास्ट रैंकिंग दे रही हूँ और सबसे कम रेटिंग दे रही हूँ। अगर मेरा बस चलता तो ये ऑप्शन ही ना होता, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी फैसला कॉइन फ्लिप करके नहीं होता। ये एक खेल है, ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए। Second question. In poetry, very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea, or thing or object. जो नज़म होती है उसमें कई बार शायर ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर
वो एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो वहाँ हाजिर नहीं है। एब्सेंट पर्सन यानी वो इंसान वहाँ पर हाजिर नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम एहसास कर सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, जैसे हवा और धूप या हमारी ज़िंदगी, मौत, ये सारी चीज़ें, इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? थिंग और ऑब्जेक्ट, जो ये बेजान चीज़ होती है, लेकिन शायर ऐसी लाइनें लिखते हैं जैसे वो बेजान चीज़ से बातचीत कर रहे हों, जैसे उसमें जान हो। तो जब इस तरीके का टैक्टिक इस्तेमाल होता है शायरी में या नज़म में, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एपॉस्ट्रोफी। यहाँ पर हमें कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब ये एपॉस्ट्रोफी क्यों है? जो स्टार होता है वो क्या है? वो एक बेजान चीज़ है, वो थिंग या ऑब्जेक्ट है। सेकंड, डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग। ये क्यों अपॉस्ट्रोफी है? यहाँ पर जो शायर है वो डेथ से बात कर रहा है, मौत से बात कर रहा है, लेकिन डेथ क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। थर्ड मिसाल देखते हैं, ओ केव मैन, आई विश आई कुड लिव विथ यू। अब यहाँ पर बात किससे हो रही है? केव मैन से। केव मैन कौन होते थे? वो इंसान जो इस दुनिया की शुरुआत में हुआ करते थे, जो गुफाओं में रहा करते थे। तो जब ये ओ केवमैन कह रहे हैं, क्या वो केवमैन इनके सामने है? नहीं, इसलिए इस लाइन को भी हम कहेंगे एपॉस्ट्रोफी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अपॉस्ट्रोफी ऑफ योर ओन। ये अधूरे सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। फर्स्ट, ओ लाइफ, तो यहाँ पर ये जिंदगी से बात कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस बना रहे हैं, ओ लाइफ हाउ मिस्टीरियस यू आर। मिस्टीरियस यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी राज छुपे हुए होते हैं। तो हम कह रहे हैं, ओ लाइफ, ओ ए जिंदगी, हाउ मिस्टीरियस यू आर। सेकेंड, डियर गॉड प्लीज शावर मी विद योर ब्लेसिंग्स, तो हम कह रहे हैं, ए खुदा मुझे अपनी नेमतों से नवाजिए। थर्ड, बुक्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, कि किताबें तुम मेरी सबसे अच्छे दोस्त हो। टी, एग्जाम्स, आई विश यू वर नॉट सो स्केरी। अब यहाँ पर आप जैसा फील करते हैं एग्जाम्स के बारे में वैसा लिख सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें एग्जाम्स डरावने लगते हैं, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे भाई बहनों को बहुत डरावने लगते थे। लास्ट, ओ यू ब्यूटिफुल स्काई, डे और नाइट यू आर अमेजिंग, तो हम कह रहे हैं, ए खूबसूरत आसमान, रात हो या दिन तुम हमेशा हमें हैरत अंगेज लगते हो। अब हम मार्जिन क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम। पोएम में बात कौन कर रहे हैं? टीनेजर। टीनेजर्स कौन होते हैं? जिनकी उम्र 13 से 19 साल की होती है। आंसर, द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इज बिटवीन 13 to 19 इन द पोएम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिसीजंस डज द स्पीकर हैव टू टेक। जो टीनेजर हैं उन्हें क्या फैसले लेने हैं? द स्पीकर हैज टू डिसाइड which road to take in life in order to find success, कि उन्हें ये डिसाइड करना है कि ज़िंदगी का कौन सा रास्ता अपनाना है ताकि उन्हें कामयाबी हासिल हो। थर्ड क्वेश्चन, what does each new day fetch, हर नया दिन क्या लाता है? आंसर, each new day fetches new beginnings and decisions the speaker must take, कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लाता है और हमें जो है हर दिन कोई ना कोई फैसले लेने होते हैं। How should one react to temptations? अगर आपको फितनों का सामना करना पड़ रहा है, बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो आपको अट्रैक्ट भी कर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? We should say no when temptations come our way, तो हमें ना करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। What effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? जब उसका लड़कपन ख़त्म हो जाए तो स्पीकर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, at the end of his teens, the speaker wishes to see that he has lived his life at the best. वो चाहते हैं कि जब वो अपने लड़कपन की ज़िंदगी को मुड़कर देखें तो उन्हें एहसास हो कि उन्होंने एक बेहतरीन ज़िंदगी जी थी। Whose company does the poet wish for in the walk of life? जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र है उसमें वो किसकी कंपनी चाहते हैं? The poet wishes for the company of the Lord in the walk of life. तो पोएट चाहते हैं कि
खुदा का साथ उनकी ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा रहे। अब हम मार्जिन वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है डार्कन्ड। डार्कन्ड, डार्क का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही गहरा रंग होता है उसे हम डार्क कहते हैं। यहाँ पर हम काले रंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हियर इट रिफर्स टू ईविल, यानी अंधेरा रास्ता, बुरा रास्ता, उसकी बात हो रही थी पोएम में। तो यहाँ पर ये डार्कन्ड यानी हम बुराई कह रहे हैं। दूसरा वर्ड है डिस्ट्रेस। इसका मतलब है ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, यानी बहुत ज़्यादा सोचना, तकलीफ में रहना, परेशानी में रहना। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन यानी अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, यानी एक फितना, यानी ऐसी चीज़ करने का दिल करना कि हमें पता है कि ये बुरी है लेकिन वो चीज़ हमें अपने पास बुलाती है, तो उसे हम कहते हैं टेम्पटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।